बिल्किस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ था। उस समय वो 5 माह की गर्भवती थी। अपने घर परिवार के 7 लोगों की मौत भी बिल्किस बानो ने देखी है और इन सब में उसकी 3 साल की एक मासूम छोटी बेटी भी थी। ये सब करने वाले कौन थे, उन्होंने क्यों किया, बार बार यही बताया जाता है कि हमें यहाँ कोई अधिकार नहीं है। हमें स्वतंत्रता मिली ज़रूर है, पर अब ये स्वतंत्रता हमसे छीनी जा रही है। सभी को जय भारत। जागृति न्यूज़ चैनल के वैचारिक वारसा इस प्रबोधनात्मक सदर में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। मैं प्राची दुधाने आज हमारे देश को 75 साल स्वतंत्रता के होने के बाद बहुत सारे बदलाव हो चुके हैं, फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी है जो सालों से होती आ रही है और अब कुछ सालों से इन व्यवस्था के माध्यम से ये घटनाएं बड़ी तादाद में घट रही है। हम इन सब घटनाओं का निषेध व्यक्त ज़रूर करते हैं, पर इन घटनाओं के पीछे कौन सी सच्चाई है ये भी हमें पता होनी चाहिए। और इस द्वारा आज ऐसी ही 2 घटनाएं जो हमारे देश में स्वतंत्रता के 75 साल होने पर भी जाति, धर्म, समाज की व्यवस्था के नाम पर जो भेद यहाँ पे फैलाया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, उसे किस तरह से बल मिल रहा है, ये घटनाएं क्यों घट रही है, इस बारे में हम बात करेंगे। 2 नाम जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, आप इन 2 नामों से शायद सभी वाकिफ होंगे। एक बिल्किस बानो और दूसरा इंद्र नहवाल। वैसे तो ये दोनों ना एक दूसरे को जानते थे, ना इनमें कोई संबंध था, पर फिर भी ये दोनों, उनके साथ घटी घटनाएं, इनमें एक समान बात है। ये दोनों भी हमारी भारत की, हमारे देश की जाति, धर्म, समाज की व्यवस्था के दोनों ही बलि चढ़े हैं। कुछ दिनों से हम सभी माध्यमों से उनकी जो कहानी है, जो घटना उनके साथ घटी है, उसके बारे में सुन रहे हैं। इंद्र नहवाल वो बच्चा है जिसे अपने ही शिक्षक ने पीट पीट कर मार डाला। तो ये 2 ऐसी व्यक्ति है, 2 ऐसी घटनाएं हैं जो हमारे देश की जिस संस्कृति का अभिमान हम दुनिया भर में बताते फिरते हैं, उसके विरुद्ध ये घटनाएं हमें बताती है कि असल में हमारे इस संस्कृति के आड़ में, हमारे इस देश में क्या हो रहा है। बिल्किस बानो ये एक ऐसी महिला है जिसे 2002 के गुजरात के दंगों में अपना सब कुछ गंवाना पड़ा था। बिल्किस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ था। उस समय वो 5 माह की गर्भवती थी। अपने घर परिवार के 7 लोगों की मौत भी बिल्किस बानो ने देखी है और इन सब में उसकी 3 साल की एक मासूम छोटी बेटी भी थी।
ये सब करने वाले कौन थे, उन्होंने क्यों किया, ये बात तो आप सभी को बताने की यहाँ आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। परंतु ये ऐसे लोग थे जो अपने धर्म का झूठा अभिमान अपने दिल में, अपने मन में लिए फिरते थे और उससे इनमें इतनी नफरत उत्पन्न हुई कि एक महिला के साथ, उसकी छोटी बच्ची के साथ और कई औरतों और लोगों के साथ ये इतना नीच घिनौना काम इन लोगों ने किया। अपने साथ ये सब होने के बावजूद भी बिल्किस बानो डटकर खड़ी हुई, संघर्ष करने के लिए वो फिर से तैयार थी, क्योंकि जिन धर्म अभिमानी पुरुषों ने ये कृत्य किया था, लोगों ने ये कृत्य किया था, उन्हें सजा मिलनी चाहिए, ये उसका मकसद था। गुजरात में हुए इन दंगों के कारण उसी राज्य में वो न्याय अपने लिए, इन सभी अपने परिवारजनों के लिए तो मांग नहीं सकती थी। इसलिए मुंबई उच्च न्यायालय के माध्यम से बिल्किस बानो की ये गुहार सुनी गई। उन 11 आरोपियों को सजा भी दिलवाई गई। उनको ताउम्र जेल हुई। अपनी पूरी जिंदगी इन आरोपियों को अब सजा के तौर पर जेल में काटनी थी। ये न्याय था जो बिल्किस बानो ने मांगा था और उसे मिला भी, क्योंकि उसे न्याय व्यवस्था पे विश्वास था। पर आज 2022 में जब हम देश भर में नहीं, दुनिया भर में भारत देश की स्वतंत्रता के 75 साल अमृत महोत्सव मना रहे थे, घर घर हम तिरंगा लहरा रहे थे, तब बिल्किस बानो इनके बारे में, इस केस के बारे में एक ऐसी बात हुई कि जो 11 अपराधी थे जिन्होंने बलात्कार, मारपीट और हत्या जैसे कुकर्म किए थे, उन्हें मुक्त कर दिया गया। उनकी सजा पूरी तरह से कम करवा दी। हमारे माननीय पंतप्रधान जी लाल किले से हमें भाषण दे रहे थे, तब उन्होंने हमें बताया था कि हमें स्त्री सम्मान करना चाहिए, एकजुट होकर हमें रहना चाहिए, हमें गुलामगिरी को नहीं स्वीकारना चाहिए। जब ये सब बातें हमारे सम्माननीय पंतप्रधान जी हमें बताते हैं और दूसरी तरफ जिस राज्य से वो आते हैं और जिनकी वजह से ये दंगे गुजरात में 2002 में हुए थे, जो घटना बिल्किस बानो के साथ उस समय हुई थी, जो अपराधी थे उन्हें मुक्त किया जाता है। और इतना ही नहीं, इन सभी आरोपियों को मालाएं पहनाई जाती है, मिठाइयाँ खिलाई जाती है। ऐसा जताया जाता है कि जैसे कोई महान कार्य करके ये सब लोग आए हैं। भाजपा के वहाँ के एक नेता उससे भी आगे जाके हमें ये बताते हैं कि ये ब्राह्मण पुरुष है, वो संस्कारी होते हैं और उनके इन्हीं अच्छे वर्तन की वजह से उन्हें जेल से मुक्त किया गया है। अब जब ऐसी दोगली बातें हमारे देश में हो रही हो, एक तरफ पंतप्रधान हमें कुछ और बताते हैं, उन्हीं के नेता कुछ और कहते हैं, न्याय के आड़ अन्याय यहाँ के लोगों पर किया जाता है। जब ऐसी सब बातें यहाँ पे हो रही हो, तो ये व्यवस्था, ये समाज, ये कहाँ जा रहा है?
क्या इसे रोकने की जिम्मेदारी हमारी नहीं? जरूर है। ये ऐसी घटना नहीं है जो पहली बार हमारे देश में घटी है, पर यह घटनाएं बार बार क्यों होती है? क्या बताना चाहती है यह व्यवस्था हमें? ये यही हमें बताना चाहती है कि कुछ चंद लोग हैं जो अपने आप को धर्म के, संस्कृति के, इस व्यवस्था के ठेकेदार बताते हैं और आज भी सनातनी मनुवादी विचार हमारे ऊपर वर्चस्व बनाए रखे हैं। इनके हेतु पर, इनके विचारों पर हमें चलना है, जहां एक जाति व्यवस्था है और इस जाति व्यवस्था में जो नीचे है उन्हें जो ऊपर के वर्ण में है उनके अधिकार में जीने की आदत डालनी होगी। यहाँ एक ही धर्म है और वो है हिंदू धर्म, और इसी का पालन इस देश में होना चाहिए, क्योंकि एक नए राष्ट्र की, हिंदू राष्ट्र की संकल्पना यहाँ के केंद्र में शासित जो भाजपा है वो यहाँ लाना चाहती है, और इसके सिवा, इसके अलावा जो कोई भी यहाँ पे है उन पर इसी तरह का अन्याय और अपराध इनके साथ किया जाएगा। ऊंची जाति के, ऊंचे वर्ण के जो पुरुष है, जो लोग हैं, उन्होंने कोई भी चाहे अपराध वो करने दो, वो संस्कारी है और उन्हें कोई शिक्षा इन अपराधों की नहीं की जाएगी। यही संदेश बिल्किस बानो के इस घटना से वो हमें बताना चाहते हैं। ऐसे ही एक 8-9 साल का छोटा सा बच्चा इंद्र राजस्थान के एक विद्यालय में 3री कक्षा में पढ़ता है। वो अपने ही विद्यालय में पानी के एक मटके को हाथ लगाता है और उसी के शिक्षक उसे बुरी तरह से मारपीट करते हैं। इसी मारपीट में इंद्र नेहवाल की मौत हो जाती है। क्या इंद्र नेहवाल इस छोटे से बच्चे की गलती ये थी कि उसने उस मटके को हाथ लगाया? जी नहीं, उसकी गलती ये थी कि वो नीची जाति का था और उसका वो शिक्षक ऊंची जाति का था। ये हमारी दोगली संस्कृति है। एक तरफ मटकी तोड़ के दूध मक्खन खाने वाले छोटे से बच्चे को भगवान कहकर पूजा जाता है, और दूसरी तरफ दूसरे छोटे बच्चे को पानी के मटकी को हाथ लगाने की सजा मौत दी जाती है। और कहा जाता है कि बच्चे भगवान के घर के फूल होते हैं, पर असलियत में ऐसा होता नहीं है। यहाँ हर कोई, हर किसी की पहचान उसकी जाति, उसकी धर्म, उसके वर्ण से की जाती है। ये भेद आज भी हमारे देश में व्यवस्था के माध्यम से चल रहा है, और इन सब बातों को मानने वाले, अपनी कृति में इसको ढालने वाले, इनको बल कहाँ से मिल रहा है? तो भाजपा जैसे पक्ष, उनके नेताओं से, उनके विचारों से। ये सब व्यवस्था उन्हीं से चलाई जाती है, और हमें फिर से बार बार यही बताया जाता है कि हमें यहाँ कोई अधिकार नहीं है। हमें स्वतंत्रता मिली ज़रूर है, पर अब ये स्वतंत्रता हमसे छीनी जा रही है।
ये व्यवस्था और कितने बलि लेंगी? क्या इसीलिए डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने पानी का सत्याग्रह किया था? क्या इसी कारण उन्होंने मनुस्मृति का दहन किया था? क्या इसीलिए सब संघर्ष हमारे इन महानायकों ने किए थे? क्या इसके भी बाद हम अपने भाई बहनों पर अन्याय होते देखेंगे? शायद ये ना हो, इसीलिए इन्होंने ये संघर्ष किया था। महाड़ का पानी का सत्याग्रह ये इसी बात को दर्शाता है कि हर इंसान समान है और पानी पीने का हक सभी जीव जंतुओं को है। वैसे ही मनुस्मृति का दहन इस बारे में हमें संकेत देता है कि आज संविधान को खत्म करके, नष्ट करके, जो मनुस्मृति के मनुवादी विचारों को संविधान के जगह पे रखने की कोशिश कर रहे हैं, वो मनुस्मृति के विचार हमारे समाज और हमारे देश के लिए कितने घातक है। जिस नए भारत के निर्माण का स्वप्न हमारे महानायकों और महानायिकाओं ने देखा था, जिसके लिए उन्होंने संघर्ष किया था, वो लड़े थे हमारी एकता के लिए, हमारे स्वतंत्रता के लिए उन्होंने बलिदान दिया था। उस सब को ये सनातनी मनुवादी विचारधारा के सरकार में बैठे हुए लोग हमसे छीनना चाहते हैं, हमारे इस इतिहास को बदलना चाहते हैं। ये सब हो रहा है, हम सब इस बारे में जागरूक जरूर है, हम इस सब घटनाओं का निषेध भी करते हैं अपने अपने तरीके से, कोई सोशल मीडिया पे, कोई रास्ते पे उतर के। पर मुझे ऐसा लगता है कि अब सिर्फ इस बात का निषेध करके हमें रुकना नहीं है, इस बातों का, इन घटनाओं का कड़ा विरोध होना जरूरी है। हमें इन सब को, इन संस्कृति के, इन जाति धर्म के, वर्ण के, समाज के ठेकेदारों को हमें बताना है कि ये देश हमारा है। स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, अधिकार, समानता, धर्मनिरपेक्षता जैसे मूल्यों पर ये देश खड़ा है। हमारे लोकतंत्र के द्वारा ये जीवित है और ये ऐसा ही रहना चाहिए। हमें अगर हमारा देश बचाना है, हमारा संविधान बचाना है, हमारा लोकतंत्र बचाना है, तो हमें एकजुट होना पड़ेगा। इन सब घटनाओं का, इन सब लोगों का, इन मनुस्मृति के विचारों का डटकर मुकाबला करके विरोध करना होगा। और इसके लिए जैसे स्वतंत्रता पूर्व काल में महाराष्ट्र के सातारा जिले में क्रांति सूर्य क्रांति सिंह नाना पाटिल इन्होंने प्रति सरकार स्थापन की थी, उसी तरह की एक नए प्रति सरकार की निर्माण की आवश्यकता आज हमारे देश को है। क्योंकि न्याय तो हमें आज की इस सरकार से मिलने से रहा, और अगर ये न्याय, ये लोकतंत्र, ये स्वतंत्रता, हमारा संविधान आबादित रखना है, तो हमें इसी मार्ग पे चलना जरूरी है। ये प्रति सरकार हमें न्याय देगी और इसी माध्यम से इन मनुवादी विचारों के, कृति के जो सब लोग हैं, इनके विचारों को जड़ से उखाड़ देगी। 2 मिनट था।
अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ना जाने और कितनी धर्म के नाम पर बिल्किस बानो जैसी महिलाओं का शोषण होता रहेगा। जाति के आधार पर भेद फैलाकर इंद्र नेहवाल जैसे छोटे छोटे मासूम बच्चों की बलि चढ़ाई जाएगी। और यहाँ इस देश में ऊंचे वर्णों के लोगों को या फिर पुरुषों को हम कहेंगे, अपनी मनमानी करने के लाइसेंस हम खुद से इनके हाथ में देंगे। क्योंकि हमारे इस देश में मनुस्मृति के अनुसार इस जाति वर्ण में जो सबसे नीचे है, जिन्हें शूद्रादि शूद्र कहा जाता है, उन्हें इंसान माना ही नहीं जाता, बल्कि जानवरों से भी गैर गुजरी हालत इन सभी शूद्रादि शूद्रों की समझी जाती है। एक उदाहरण मैं यहां आपको इस माध्यम से देना चाहूंगी। कुछ साल पहले हमारे देश में एक गर्भवती हातिन, उसे लोगों ने मारकर इतना उसे इसका छल किया था कि वो बेचारी मर गई। हमारी सहिष्णुता देखिए, पूरा देश खड़ा हुआ उसे न्याय दिलवाने के लिए। ये बहुत अच्छी बात है। परंतु जब एक गर्भवती महिला के साथ अन्याय और अत्याचार किया जाता है, हमारी यही सहिष्णुता एकदम से चुप हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमें जाति के, धर्म के, लिंग के आधार पर भेद के द्वारे अलग अलग किया जाता है। आज ये घटनाएं घट रही है। महिला हो, बच्चे हो या फिर कोई भी चाहे इंसान, पुरुष हो, उनकी जाति देखकर, उनका धर्म देखकर, वो अमीर है या गरीब है, ये देखकर उनके साथ न्याय किया जाता है या तो फिर उन पर अत्याचार, अन्याय उनके साथ किया जाता है। क्या यही भविष्य हम हमारी आने वाली नस्लों को, हमारी पीढ़ियों को हम देना चाहते हैं? जिस स्वतंत्रता के हम गुणगान गाते हैं, जिसके लिए ना जाने कितने वीरों का, क्रांतिकारों का, हमारे अपनों का खून बहा है, हम उसे फिर से गवा रहे हैं। विद्या के उन मंदिरों में जहां हमारे बच्चे शिक्षा लेने जाते हैं, भविष्य में क्या उन्हें वहां भेद सिखाया जाएगा? या हमारे संविधान के अनुसार हमें बंधुता से रहने की शिक्षा जो आज तक मिलती रही है, वो मिलनी चाहिए। अगर ये सब जो बातें आज, घटनाएं हमारे देश में घट रही है, जो मानवता के विरुद्ध है, जो हमारे संविधान के विरुद्ध है, जो हमारे देश के विरुद्ध है, अगर हमें इन्हें रोकना है तो जैसे मैंने पहले कहा, हमें एक साथ, एक विचार से एक नया संघर्ष, एक नई क्रांति निर्माण करनी होगी। जन आंदोलन इस माध्यम से इन गलत कृतियों के खिलाफ हमें खड़ा करना होगा और हमें एक प्रति सरकार निर्माण करना होगा जहां हमें न्याय मिले, हमारी बंधुता, हमारा स्वतंत्रता, संविधान, हमारी धर्मनिरपेक्षता, हमारी समानता और हमारा लोकतंत्र ये आबादित रहे और
बिल्किस बानो, इंद्र नेहवाल जैसे इस व्यवस्था के और बलि न चढ़े। इसीलिए मैं आप सभी से फिर से एक बार अनुरोध करती हूँ, विनंती करती हूँ, जो बातें आज हमने इस माध्यम से आपके सामने रखी है उन सभी का पुनर्विचार निश्चित कीजिए। एक जन आंदोलन के माध्यम से एक क्रांति की ज़रूरत, आवश्यकता आज हमारे देश को है। इसीलिए हम सभी को एक विचार से, एक कृति से, एकजुट, एक ही राह पे चलना होगा, जिससे ये सब मुमकिन है। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी से फिर से ऐसे ही विषय पर बात करने के लिए मैं फिर से इसी माध्यम से जल्द ही आपसे मिलने आऊँगी। तभी तक आप सभी को जय भारत।